हेलो एंड नमस्कार, मैं धर्मवीर यादव स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो प्यारे बच्चे कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे कंटेम्पररी साउथ एशिया यानी कि समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में। किसके बारे में? कंटेम्पररी साउथ एशिया के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी कुछ ही दिन पहले मालवीय एकेडमी के द्वारा फ्री यूट्यूब बैच उम्मीद 3.0 को लॉन्च किया गया था और उसी के तहत यह हमारा पहला वीडियो है, ये हमारा पहला लेक्चर है। ठीक है, और ये जो लेक्चर होने वाला है प्यारे बच्चों, यह जो है कि CUET 2025, CUET UG 2025 तथा साथ साथ जो 12th बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं दोनों के लिए ही होने वाला है, दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है यह वीडियो। ठीक, तो प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो है इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, तो पूरा चैप्टर समरी देखेंगे। क्या देखेंगे? पूरा का पूरा चैप्टर समरी, यानी पूरे चैप्टर के सारांश को, यानी कह लीजिए कि एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। हो सकता है कि वीडियो 1 घंटे का भी हो सकता है, 1.5 घंटे का भी हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होने देंगे। ठीक है, क्योंकि पूरा समरी खत्म करेंगे, पूरा चैप्टर खत्म करेंगे तो थोड़ा समय लग सकता है। ठीक है, तो प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर से हम आपको कितने वीडियोस देंगे? इस चैप्टर से आपके लिए जाएगा 3 वीडियोस। कितने वीडियोस जाएंगे? 3 वीडियोस जाएंगे। अभी जो 3 वीडियोस है प्यारे बच्चे, इसमें से जो पहला होगा, दूसरा होगा और तीसरा, 3 वीडियो है। तो जो पहला वीडियो होगा ना प्यारे बच्चे, पहला वीडियो क्या होगा? पहला वीडियो समरी वाला होगा। क्या होगा? पहला वीडियो समरी वाला होगा, यानी कि सारांश वाला होगा। ठीक, फिर भाई दूसरे वीडियो में आएंगे तो दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे जो कंटेम्पररी साउथ एशिया का चैप्टर है ना प्यारे बच्चे, जो चैप्टर का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं समरी के बाद, इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न CUET में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग हल करेंगे। यानी कि इस चैप्टर से जितने भी PYQs हैं, ठीक है, सभी PYQs को क्या करेंगे प्यारे बच्चों? हल करेंगे। और PYQs के नीचे हम डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे, यानी जब हम लोग PYQs को अध्ययन कर रहे होंगे तो उस समय पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, फिर से रिवाइज कर लिया जाएगा। ठीक, उसके बाद जो तीसरा वीडियो होगा प्यारे बच्चे, जो 12th के स्टूडेंट्स है, जो 12th बोर्ड के स्टूडेंट्स है प्यारे बच्चे, जो 12th बोर्ड के स्टूडेंट है ना, उनके लिए बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन जो होंगे उसको लाया जाएगा। कुछ PYQs को भी शामिल किया जाएगा तथा साथ ही साथ हो सकता है कुछ MCQs को भी हम शामिल कर ले आपके लिए। बात समझ रहे ना? जी हाँ, तो ये सभी के लिए है, यानी कि जो सूरज सर के द्वारा लॉन्च किया गया, मालवीय एकेडमी के द्वारा जो लॉन्च किया गया प्यारे बच्चे, इस बैच का नाम क्या है? फ्री यूट्यूब बैच का नाम क्या है? उम्मीद 3.0। ठीक है, तो इसी के तहत हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। और ये किसके लिए चल रहा है प्यारे बच्चों? तो ये चल रहा है CUET UG 2025 बैच के लिए, और साथ ही साथ किसके लिए प्यारे बच्चों? तो साथ ही साथ 12th बोर्ड के लिए है। किसके लिए? साथ ही साथ 12th बोर्ड के लिए है। ठीक है, 12th बोर्ड के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए हम आते सीधे टॉपिक पे। ठीक है ना बच्चे, ध्यान दीजिएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चे समकालीन दक्षिण एशिया। किसका अध्ययन करने जा रहे हैं? कंटेम्पररी साउथ एशिया। कंटेम्पररी साउथ एशिया, कंटेम्पररी साउथ एशिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? समकालीन दक्षिण एशिया कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? समकालीन दक्षिण एशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? समकालीन दक्षिण एशिया कहते हैं। अब प्यारे बच्चे, अगर समकालीन दक्षिण एशिया कहते हैं तो आइए समझ लेते हैं कि जो दक्षिण एशिया होता है, साउथ एशिया होता है, इसमें हम किन किन कंट्रीज को इंक्लूड करते हैं प्यारे बच्चे? इसमें हम किन किन कंट्रीज को इंक्लूड करते हैं, आइए हम लोग क्या करते हैं यहीं भी इस चीज को समझ लेते हैं। ठीक है ना? जी हाँ प्यारे बच्चे, तो ध्यान देना प्यारे बाबू। ठीक है, जो समकालीन दक्षिण एशिया है तो इसमें मुख्य रूप से हम 7 देशों को शामिल करते हैं। मुख्य रूप से कितने कंट्रीज को हम इंक्लूड करते हैं? 7 कंट्रीज को। ठीक है, किसको इंक्लूड करते हैं? कितने को? तो 7 कंट्रीज को। अगर हम बात करें सबसे पहले तो हम इंडिया को ही अपने शामिल कर लेते हैं, यानी कि कौन होगा? इंडिया, यानी कि भारत होगा। और दूसरे नंबर पे कौन होगा प्यारे बच्चे? पाकिस्तान हो जाएगा। इंडिया, पाकिस्तान। ठीक, उसके बाद भारत का एक और पड़ोसी देश है नेपाल। चौथा हो जाएगा भूटान। चौथा क्या हो जाएगा बेटा? भूटान। ठीक है, 5वां क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? बांग्लादेश।
देश हो जाएगा, ठीक है। छठा क्या हो जाएगा, छठा हो जाएगा श्रीलंका, क्या हो जाएगा बेटा, श्रीलंका हो जाएगा। और वहीं बात करेंगे सेवंथ की, ठीक है, सेवंथ कंट्री क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मालदीव, क्या हो जाएगा बेटा, मालदीव हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप देख पा रहे होंगे तो 7 कंट्रीज है जिनको हम क्या करते हैं, साउथ एशिया में इंक्लूड करते हैं। आपका एक प्रश्न उठ रहा होगा, आपके मन में एक बात उठ रही होगी कि सर अफगानिस्तान को भी तो शामिल करना चाहिए, किसको भाई, अफगानिस्तान के साथ साथ और किसको, आपके मन में आ रहा होगा कि अफगानिस्तान को और म्यांमार भी तो भाई साउथ एशिया के ही कंट्री हैं। कौन प्यारे बच्चे, म्यांमार भी तो क्या है, साउथ एशिया की कंट्री है। जी हाँ प्यारे बच्चे, लेकिन ध्यान रखिएगा मेनली साउथ एशिया के अंतर्गत हम इन्हीं 3 कंट्रीज को इंक्लूड करते हैं। लेकिन जब भी हम साउथ एशिया की चर्चा करते हैं, जब कभी भी चर्चा होती है साउथ एशिया की, तो उसमें क्या किया जाता है, अफगानिस्तान और साथ साथ म्यांमार को भी क्या किया जाता है, शामिल कर लिया जाता है, ठीक। इसके अलावा एक मेजर कंट्री और है, और उसका नाम है प्यारे बच्चे चाइना, ठीक है। चाइना भी इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण कंट्री है, लेकिन प्यारे बच्चे चाइना जो है यह ईस्ट एशिया के अंतर्गत आता है, यानी कि इसको दक्षिण एशिया में शामिल नहीं करते, ठीक है। यानी कि इसको क्या करते हैं, दक्षिण एशिया में शामिल नहीं करते। और ये जो चीज़ है प्यारे बच्चे, इसको हम लोग क्या करते हैं, कभी कभार, यानी कि समटाइम्स, कभी कभार क्या कर लिया जाता है, शामिल कर लिया जाता है। और तभी किया जाता है जब हम साउथ एशिया की बात कर रहे होते हैं, जैसे अभी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग साउथ एशिया की बात कर रहे हैं, इसलिए इसकी यहाँ पे बात इसलिए कर ले रहे हैं क्योंकि ये उसी रीजन का है, लेकिन इसको कर लीजिए कि परमानेंट रूप से इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक। तो आइए प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे जो अफगानिस्तान है ना बेटा, ये जो अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान नहीं रहने वाला है, ठीक है। अफगानिस्तान नहीं रहेगा, तो रहेगा कौन कौन, तो यहाँ से केवल पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और मालदीव, यही 7 कंट्रीज को हम कहाँ इंक्लूड करते हैं, इन्हीं 7 कंट्रीज को हम इंक्लूड करते हैं साउथ एशिया के अंतर्गत, ठीक है। अगर हम आपको यहाँ पे दिखाने का कोशिश करें बेटा, यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बच्चे, यहाँ पे भी देख सकते हैं। देखिए पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, इंडिया 4, नेपाल 5, भूटान 6 और बांग्लादेश 7 हो गया, ठीक। लेकिन वही बात करेंगे अगर हम जो अन्य 2 देश हैं, ठीक है, जो अन्य 2 देश हैं, तो ये देश कौन कौन से प्यारे बच्चे, एक हो जाएगा क्या, एक हो जाएगा म्यांमार, एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका म्यांमार, और दूसरा कौन हो जाएगा, अफगानिस्तान। इसको हम लोग कभी कभी इंक्लूड करते हैं। और यहाँ पे ऊपर बेटा क्या है, यहाँ पे ऊपर है चाइना, यहाँ ऊपर क्या बच्चे, यहाँ ऊपर है चाइना, ठीक है। और चाइना जो है कि साउथ एशिया का कंट्री बिल्कुल भी नहीं है, यह ईस्ट एशिया के तहत आता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अच्छे से चर्चा करते हैं। देखिए बेटा, जो साउथ एशिया है इसके बारे में तो मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया कि साउथ एशिया हम किसको किसको शामिल करते हैं, किसको किसको शामिल नहीं करते हैं। आपको इतनी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, और मतलब आ गई होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान देते हैं। देखिए अगर हम बात करें बेटा कि जो साउथ एशिया है उसके अंतर्गत अगर हम लोग इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव के बारे में जानते हैं, क्योंकि यही सभी क्या है, साउथ एशिया में इंक्लूड है, तो हम सबके बारे में क्या करेंगे, एक एक करके जानेंगे। और मेनली हमको जो जानना है, मुख्य रूप से हम जिनके बारे में अध्ययन करेंगे बेटा, वो किसके बारे में करेंगे, वह करेंगे पाकिस्तान के बारे में, नेपाल के बारे में, बांग्लादेश के बारे में और श्रीलंका के बारे में। हालांकि हम भूटान और मालदीव के बारे में भी अध्ययन करेंगे, लेकिन इनके बारे में छोटा छोटा अध्ययन करना है, थोड़ा थोड़ा अध्ययन करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए बेटा देखते हैं जो पाकिस्तान था, ठीक है, पाकिस्तान कैसा रहा, ठीक है। भारत भी था हमारा, क्योंकि जो पाकिस्तान है भारत के साथ ही क्या हुआ था, आजाद हुआ था। आजाद क्या हुआ था, भारत जो था हमारा, जो ब्रिटिश भारत था उसी से अलग करके क्या बनाया गया था, पाकिस्तान बनाया गया था, ठीक है बेटा। तो पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र, तो पहले जो पाकिस्तान था मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा मैप बना के दर्शा देता हूँ पाकिस्तान को, ठीक है। देखिए क्या है बेटा, ये इंडिया है, ये क्या है, यह है इंडिया है, ठीक है ना। यह क्या है बेटा, यह इंडिया है, मैं मान लेता हूँ, ठीक है। ये क्या है, यह इंडिया है, ऐसे हम मान लेते हैं, ठीक है। अब बहुत ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा बेटा, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा।
ध्यान दीजिए, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि भारत है, ठीक। और आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है बांग्लादेश, यहाँ पे क्या है बांग्लादेश, और यहाँ पे क्या वर्तमान में, यहाँ पे है पाकिस्तान, ठीक। लेकिन बेटा ध्यान रखिएगा, ये जितना एरिया आपको यहाँ पे इस समय आप देख पा रहे हैं ना, ये सब पूरा एरिया ब्रिटिश भारत आता था। क्या आता था? ये पूरा एरिया क्या कहलाता था? ब्रिटिश भारत कहलाता था। क्या कहलाता था? ब्रिटिश इंडिया कहलाता था। क्या कहलाता था बेटा? ब्रिटिश इंडिया कहलाता था। ब्रिटिश इंडिया कहलाता था। अब ये जो बेटा ब्रिटिश इंडिया था, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया था। ब्रिटिश इंडिया में हम लोग वर्तमान के 3 क्षेत्र को शामिल करते थे, वर्तमान के 3 रीजन को हम लोग शामिल करते थे। यानी जो ब्रिटिश इंडिया था ना, वो किन किन देशों से मिलकर के उस समय का बना हुआ था? तो उस समय का जो ब्रिटिश इंडिया था वह इंडिया, पाकिस्तान और साथ ही साथ बांग्लादेश, साथ ही साथ बांग्लादेश, ठीक है। यानी इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिला के ब्रिटिश भारत था, ठीक है। जो ब्रिटिश भारत था उसको 2 भाग में डिवाइड किया गया, ठीक है, पाकिस्तान और भारत। तो आप कहीं से बांग्लादेश भी आपने लिखा है, हाँ प्यारे बच्चे, जो पाकिस्तान बना था उसके 2 हिस्से थे, ठीक है, उसके 2 हिस्से थे। ये वाला जो हिस्सा था, ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा था ना बेटा, ठीक, ये वाला जो हिस्सा था इसको हम लोग क्या कहते थे? पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। क्या कहते थे बेटा? पूर्वी पाकिस्तान, यानी कि ईस्टर्न पाकिस्तान। क्या कहते थे? ईस्टर्न पाकिस्तान कहते थे। और इसको हम लोग क्या कहते थे बेटा? वेस्टर्न पाकिस्तान कहते थे। क्या कहते थे? वेस्टर्न पाकिस्तान कहते थे। ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान, ठीक। तो ध्यान रखना बेटा, जब ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान होता है ना, ठीक है, इसी बीच में क्या होता है? इसी बीच में ये जो आपका पूर्वी पाकिस्तान होता है ना, 1971 में अलग होकर क्या बन जाता है? बांग्लादेश बन जाता है बेटा। क्या बन जाता है? बांग्लादेश बन जाता है। यानी जो आपका ईस्टर्न पाकिस्तान था यह कब बन जाता है? 1971 में क्या बन जाता है? बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बन जाता है, ठीक। यानी जो ब्रिटिश भारत था, अभी कुल कितने देश बन गए? उससे कुल 3 देश बन गए हैं। आई होप इतनी सारी चीजें आपको क्लियर होगा, ठीक। तो साउथ एशिया के अंतर्गत हम लोग पाकिस्तान का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो वर्तमान में जो पाकिस्तान वाला एरिया यही है, लेकिन चूंकि 1971 तक बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था, तो हम इसके बारे में भी समझेंगे और जानेंगे, ठीक है। आइए ध्यान देना। तो आर्मी एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आफ्टर द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज डायरेक्टेड इन पाकिस्तान, जनरल अयूब खान टुक ओवर द रेन ऑफ गवर्नेंस एंड सून गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड। कह रहा है कि पाकिस्तान में क्या होता है? पहले संविधान बनने के बाद क्या होता है? देश के शासन की बागडोर जनरल अयूब खान ने अपने हाथों में ले लिया और जल्दी ही अपना निर्वाचन भी करवा लिया, ठीक है। यानी जैसे ही पाकिस्तान में संविधान बनता है, संविधान बनने में समय लगा था पाकिस्तान का भी, ठीक है। भारत का जो संविधान था वो 46 से 49 के बीच में बना था, यानी लगभग 2 साल 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान बना था, ठीक है। उसी प्रकार से संविधान जो पाकिस्तान का, उसमें भी थोड़ा समय लगा था, ठीक। तो जब संविधान बनता है तो उसके बाद पाकिस्तान की जो शासन थी पूरा किसके हाथ में चला जाता है? जनरल अयूब खान के, ठीक है। और वह क्या था? सेना था, ठीक है, सैनिक था। तो जनरल अयूब खान के हाथ में चला गया, इसका मतलब पाकिस्तान में कैसा शासन आ गया? कैसा शासन आ गया? तो सैनिक शासन, यानी कि मिलिट्री रूल आ गया, ठीक है। पब्लिक एंगर अगेंस्ट हिज रूल इरप्टेड एंड ही हैड टू रिजाइन। और कह रहा है कि उसके शासन के खिलाफ, उसके मतलब जनरल अयूब शासन के खिलाफ क्या होता है? जनता का गुस्सा भड़का और ऐसे में उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। यानी कि ये जो जनरल अयूब खान थे बेटा, ये जो जनरल अयूब खान थे, इनके खिलाफ जो आम जनता थी वो काफी क्रोधित होती है और क्रोधित होकर आंदोलन करने लग जाती, मूवमेंट करती है। और जब मूवमेंट होता है तो उस चीज को देख के ये जो जनरल अयूब खान थे, इनको अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। और जब ये अपना त्याग पत्र देते हैं तो इसके बाद क्या होता है? फिर से पाकिस्तान में सैनिक शासन का ही रास्ता इख्तियार होता है। यानी कि फिर से क्या होता है? एक सैनिक शासक ही आता है और उस सैनिक शासन का नाम क्या था? जनरल याहिया खान। तो जनरल याहिया खान ने क्या किया? जनरल अयूब खान के बाद शासन की बागडोर संभाली, ठीक है। यानी कि दिस वंस अगेन पेव्ड द वे ऑफ मिलिट्री रूल एंड जनरल याहिया खान टुक ओवर द रेन ऑफ गवर्नेंस। और जो गवर्नेंस था, जो शासन था, उसके ऊपर किसका कब्जा हो जाता है? जनरल याहिया खान का, ठीक, याहिया खान। अब ध्यान देना बेटा, कह रहा कि ड्यूरिंग याहिया खान्स मिलिट्री रूल पाकिस्तान फेस्ड द बांग्लादेश क्राइसिस एंड इन 1971 पाकिस्तान वेंट टू वार विद द इंडिया। और कह रहा है कि जब याहिया खान पाकिस्तान के सैनिक शासक थे ना,
इसी के समय में क्या होता है, पाकिस्तान को बांग्लादेश क्राइसिस यानी बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ता है और इसीलिए 1971 में भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध होता है। इसीलिए क्या होता है, 1971 में भारत के साथ पाकिस्तान का क्या होता है बेटा, युद्ध होता है। ठीक है, भारत के साथ क्या होता है, पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है। अब जब भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध होता है बेटा 1971 में, कब होता है, 1971 में होता है। उसी समय जो पूर्वी पाकिस्तान था वो क्या होता है, बांग्लादेश के रूप में अलग आज़ाद हो जाता है। ठीक है, तो मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं बेटा, ठीक है, तो जब संविधान बनने के बाद, पाकिस्तान में संविधान बनने के बाद, पाकिस्तान में संविधान बनने के बाद, पाकिस्तान में संविधान बनने के बाद, अब बेटा जब पाकिस्तान में संविधान बन जाता है, ठीक है, उसके बाद शासक कौन बनता है, तो आप सभी को पता है कि पाकिस्तान में जब संविधान बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, क्रिएट किया जाता है, बन जाता है, तो उसके बाद जनरल अयूब खान, कौन बेटा, जनरल अयूब खान, जनरल अयूब खान क्या होते हैं, जनरल अयूब खान शासक बनते हैं। फिर इनके बाद कौन बनता है, जनरल याहिया खान बनते हैं, जनरल याहिया खान बनते हैं। अब बेटा जो जनरल याहिया खान थे, ठीक है, इन्हीं के समय में क्या होता है, इन्हीं के समय में बांग्लादेश क्राइसिस होता है। क्या होता है, इनके समय में क्या होता है बेटा, बांग्लादेश क्राइसिस होता है। क्या होता है, बांग्लादेश क्राइसिस, बांग्लादेश क्राइसिस, ठीक है, यानी कि बांग्लादेश संकट किसके समय में उत्पन्न होता है, तो उस समय पाकिस्तान का शासक कौन था, जनरल याहिया खान था। कौन था बेटा, जनरल याहिया खान था। और अगर आपसे पूछे बांग्लादेश क्राइसिस कब उत्पन्न हुआ था, तो यह हुआ था 1971 में। इसको अगर आपसे ये पूछ ले पूर्वी पाकिस्तान क्राइसिस कब उत्पन्न हुआ था, तो भी यही होगा। ठीक है, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान ही उस समय था। क्लियर ना बेटा, ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान देना। अच्छा हाँ, ध्यान देना, जब बांग्लादेश क्राइसिस होता है यानी जो पूर्वी पाकिस्तान होता है, वे आज़ाद होना चाहते हैं और उसमें मदद करता है भारत। और जब मदद करता है प्यारे बच्चे भारत, तो 1971 में ही क्या हो जाता है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वार होता है। किसके बीच में, इंडो पाक वार होता है। क्या होता है, इंडो पाक वार होता है। और जब इंडो पाक वार होता है, इसी दौरान क्या होता है, जो आपका ईस्टर्न क्या था, ईस्टर्न पाकिस्तान था, वह क्या होता है, ईस्टर्न पाकिस्तान किसमें बदल जाता है, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश क्या होता है, आज़ाद हो जाता है। क्या होता है, बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है, इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है। इतनी बात क्लियर ना सभी को, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि आफ्टर दिस एन इलेक्टेड गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड इन पाकिस्तान अंडर द लीडरशिप ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो विच लास्टेड फ्रॉम 1971 टू 1977। कह रहा है कि जनरल याहिया खान के बाद जब 1971 में बांग्लादेश क्राइसिस आता है, उसके बाद पाकिस्तान में निर्वाचित सरकार बनती है। क्योंकि बेटा आप सभी को पता है, आप सभी को पता है, यहाँ पे ध्यान देना, ये जो चूंकि अब तो पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान था, अब तो पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश हो गया, बचा केवल यह है। तो यहाँ के लोग क्या करने लगे, मूवमेंट करने लगे, आंदोलन करने लगे। अब याहिया खान को क्या हुआ, हटना पड़ा। तो अब क्या होता है बेटा, यहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बनती है और उस समय जो इलेक्टेड गवर्नमेंट बनती है, उस समय जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में बनती है। ठीक है, यही बात कहा जा रहा है बेटा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, कह रहा है कि इसके बाद पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में एक निर्वाचित सरकार बनती है, जो 1971 से लेकर 1977 तक कायम रहती है। कब से कब तक, 1971 से लेकर 1977 तक रहती है बेटा। ठीक है, फिर उसके बाद 1977 में जनरल जिया उल हक ने इस सरकार को गिरा दिया, यानी कि इन 1977 जनरल जिया उल हक टॉपल्ड दिस गवर्नमेंट। ठीक है, टॉपल्ड दिस गवर्नमेंट। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान में पहली बार निर्वाचित सरकार, पाकिस्तान में पहली बार, ठीक है, यानी कि फर्स्ट टाइम इलेक्टेड गवर्नमेंट इन पाकिस्तान
पाकिस्तान। तो बेटा अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट टाइम इलेक्टेड गवर्नमेंट पाकिस्तान में कब बनता है, तो 1971 में बनता है। और वह कब से कब तक रहता है साथियों, वह कब से कब तक रहता है बेटा, तो 1971 से कब तक रहता है, 1977 तक रहता है। ठीक है, तो इसके जब अच्छा ये जो शासन काल था, इसका शासक कौन था बेटा इस समय, तो उस समय था जुल्फिकार अली भुट्टो। कौन था, जुल्फिकार अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो था। कौन था, जुल्फिकार अली भुट्टो था। अच्छा बेटा जब जुल्फिकार अली भुट्टो था, उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार को कौन गिरा देता है, जनरल जियाउल हक। यानी जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद कौन आ जाता है, जनरल जियाउल हक आ जाता है। कौन आ जाता है बेटा, जनरल जियाउल हक आ जाता है। ठीक है, जनरल जियाउल हक आ जाता है। ठीक है, जनरल जियाउल हक आ जाता है। और ये जो जनरल जियाउल हक होता है एक मिलिट्री रूलर होता है। ठीक है, फिर आफ्टर 1982 जनरल जियाउल हक हैड टू फेस अ प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट एंड इन 1988 वंस अगेन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ बेनजीर भुट्टो एंड दिस स्टेट ऑफ इलेक्टेड डेमोक्रेसी कंटिन्यू टिल 1999। ठीक है, कह रहा है कि 1982 के बाद क्या होता है, जनरल जियाउल हक को लोकतंत्र समर्थक आंदोलनों का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। किसका, लोकतंत्र आंदोलन, लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का सामना, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट। यानी कि प्यारे बच्चे होता क्या है कि जब जनरल जियाउल हक क्या होते हैं, शासक बनते हैं। जब जनरल जियाउल हक क्या होते हैं, शासक बनते बेटा, ठीक है, जब जनरल जियाउल क्या बनते हैं, शासक बनते हैं, तो उसके 5 साल बाद लगभग 1982 में जो प्रो डेमोक्रेसी के समर्थक थे या जो लोकतंत्र के समर्थक थे, जो प्रो डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक मूवमेंट था वो काफ़ी तेज चला। ठीक है, और जब ऐसा होता है तो फिर से 1988 में क्या होता है, एक बार फिर से बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में क्या होता है बेटा, लोकतांत्रिक सरकार बनती है पाकिस्तान में। और यह जो निर्वाचित सरकार यानी कि लोकतांत्रिक सरकार बनती है, यह 1999 तक चलती रहती है लगातार। ठीक है, यानी कि ध्यान देना ध्यान देना बेटा, यहाँ पे ध्यान देना, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ या फिर आगे बताऊँ, चलो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ठीक है, पेज तो अपने पास काफ़ी है ना, चलिए जब है तो उसका उपयोग किया जाए। ध्यान देना प्यारे बच्चे, ध्यान देना। कह रहा है कि जुल्फिकार अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो, अभी जो बेटा जुल्फिकार अली भुट्टो थे, ठीक है, जो जुल्फिकार अली भुट्टो थे, इनके शासन को कौन गिरा दिया, इनके शासन को गिरा दिया जनरल जियाउल हक। कौन भाई, जनरल जियाउल हक, जनरल जियाउल हक ने क्या किया, इनके सरकार गिरा दिया। और यह एक मिलिट्री रूलर था। ठीक है, उसके बाद इसके खिलाफ क्या होता है, लोकतंत्र समर्थक आंदोलन होते हैं, लोकतंत्र समर्थक आंदोलन होता है। ठीक है, और यह कब होता है, 1982 से ही होना चालू हो जाता है। यानी कि प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट होता है। ठीक है, और ये कब होता है, 1982 में। और जब यह प्यारे बच्चों, जब यह मूवमेंट होता है, जब यह आंदोलन होता है, तो होता क्या है प्यारे बच्चों, इनको अपना जो है कि पद छोड़ना पड़ता है। और इसके बाद जो शासक बनते हैं वे कौन बनते हैं, बेनजीर भुट्टो बनते हैं। कौन बनते बेटा, बेनजीर भुट्टो बनते। कौन, बेनजीर भुट्टो, बेनजीर भुट्टो बनते हैं। और ये जो बेनजीर भुट्टो बनते हैं ना बेटा, इनकी जो सरकार बनी थी, या कैसी सरकार थी, तो यह है इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। क्या थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि यह निर्वाचित सरकार थी। यह क्या थी, एक निर्वाचित सरकार थी, या आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। इसका मतलब है प्यारे बच्चे कि बेनजीर भुट्टो का जो भी, बेनजीर भुट्टो जो शासक बनते हैं पाकिस्तान के, ये जनता द्वारा चुने जाते हैं। बात समझ गया ना। तो मैं यहाँ पे एक पेज और ऐड करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जनरल याहिया खान, ठीक है, सॉरी, जनरल अयूब खान। सबसे पहले कौन था, जनरल अयूब खान था, जनरल अयूब खान। और जनरल अयूब खान के बाद कौन होता है, जनरल याहिया खान होता है, जनरल
याहिया खान होता है। इसके बाद कौन आते हैं बेटा, इसके बाद आते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो। कौन आते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो आते हैं, ठीक। इसके बाद कौन आता है, जनरल जियाउल हक आते हैं। कौन आते हैं, जियाउल हक आते हैं, जियाउल हक आते हैं, ठीक। जनरल जियाउल हक के बाद कौन आते हैं, बेनज़ीर भुट्टो आते हैं। कौन आते हैं बेटा, बेनज़ीर भुट्टो आते हैं। एक बात ध्यान देना बेटा, एक बात ध्यान देना, मैं जिनको जिनको मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो, ठीक है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो कब से कब तक थे, 1971 टू 1977, यानी भारत में, सॉरी, पाकिस्तान में जो पहली बार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी थी वो कब बनी थी, 1971 से लेकर 1977 तक, और वह उस समय शासक कौन हुआ, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नेतृत्व में। फिर उसके बाद दूसरी बार जब बनती है तो दूसरी बार कब बनता है बेटा, 1988 में बनता है। और उसके बाद ध्यान रखना, यह प्रक्रिया कब तक चलती रहती है, तो यह प्रक्रिया जाती है 1999 यानी कि 1999 तक जाती है। कब तक जाती है, 1999 तक। अब एक बात ध्यान रखना, आपसे अगर पूछे कि लोकतांत्रिक सरकार कब कब बना, तो आपको पहला और दूसरा ऐसे याद हो जाएगा भुट्टो से, ठीक है, यानी कि लास्ट में भुट्टो आपको याद रखना है। यानी अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार किसके किसके नेतृत्व बना, तो आप भुट्टो के याद रख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, ठीक बेटा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे कह रहा है, इन 1999 The military enjoined against and जनरल परवेज मुशर्रफ रिमूव्ड प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। और क्या होता है, 1999 में एक बार फिर से सेना ने दखल दिया और जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटा दिया। यानी 1999 के समय में प्रधानमंत्री कौन थे, नवाज शरीफ होते हैं। लेकिन नवाज शरीफ को फिर कौन हटा देते हैं, जनरल परवेज मुशर्रफ हटा देते हैं। और जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे ये क्या करते हैं, 2001 में मुशर्रफ ने अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में करवा लिया। यानी कि 1999 में सेना दखल देती है, नवाज शरीफ को हटा देती है, फिर जनरल परवेज मुशर्रफ क्या करते हैं, वहां के राष्ट्रपति बन जाते हैं। कहां के, पाकिस्तान के। यानी इन 2001 परवेज मुशर्रफ गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। पाकिस्तान वाज रूल्ड बाय द मिलिट्री although the military rulers held elections to make their rule appear democratic। कह रहा कि पाकिस्तान पर सेना की हुकूमत थी, हालांकि इसके बावजूद भी सैनिक शासकों ने अपने शासन को लोकतांत्रिक जताने के लिए चुनाव कराए हैं। यानी देखिए, जो भी शासक शासन कर रहे थे कहाँ पे, पाकिस्तान में, इन लोगों ने एक सैनिक शासक के रूप में शासन किया, लेकिन ये लोग अपने समय में चुनाव भी करवाते थे, बात समझ रहे, लेकिन वो केवल नाम मात्र का था, दुनिया को दिखाने के लिए कि हम क्या हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, बस इसके लिए था, ठीक है, बात समझ गए। तो आई होप आपको पाकिस्तान के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान का ही जो दूसरा हिस्सा था, पूर्वी पाकिस्तान, वह क्या बनता है, बांग्लादेश बन जाता है बेटा। अब जब बांग्लादेश बन जाता है तो बांग्लादेश के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्या बाबू, आइए पढ़ लेते बच्चे, ठीक है ना। जी हाँ, यानी कि बांग्लादेश में लोकतंत्र है, कहाँ पे बेटा, कहाँ पे, डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। 1947 टू 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था। यानी कि बांग्लादेश वाज ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टू 1971। यानी जो बांग्लादेश है ना बेटा, जो बांग्लादेश है, ये 1947 से लेकर के 1971 तक क्या था, पाकिस्तान का हिस्सा था। यानी बांग्लादेश उस समय क्या था, पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था बच्चे, क्या कहलाता था, पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है, थैंक यू भैया, ठीक है, क्या कहलाता था, पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था बच्चे, ठीक है ना। एक सेकेंड, चाय पी ले नहीं तो गर्म हो जाएगा, सॉरी ठंडा हो जाएगा, ठीक है। अक्सर क्या होता है, अगर ठंडा वंडा हम लोग रखते हैं तो हम कहते हैं भाई उसको पी लिया जाए, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और चाय को जब गर्म आता है तो हम लोग कहते हैं पी लिया जाए, नहीं तो ठंडा हो जाए, ठीक है। इसका कारण क्या है, इसके पीछे का साइंस क्या है, अगर आप लोग पता होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, मुझे जानना है। चलिए क्लास पे फोकस करते हैं, ठीक है, ध्यान देना। शेख मुजीबुर रहमान लेड द मास स्ट्रगल अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। एक बात ध्यान देना प्यारे बच्चे, एक बात ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कह रहा कि
पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जन संघर्ष का नेतृत्व कौन कर रहे थे? शेख मुजीबुर रहमान कर रहे थे। किसने किया था? शेख मुजीबुर रहमान ने किया था। एक बार मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे लेके आने से बढ़िया यहाँ पे मैं फटाक से बना देता हूँ बेटा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फटाक से आपको बना के समझा देता हूँ, ठीक है ना। चलिए बहुत तेज बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा मेरे साथ साथ आप लोग, ठीक है। समझाना ही तो है ना बच्चे, ठीक। चलिए ठीक ठाक बना हुआ, ठीक है ना। हाँ, हमारा भारत जो है कि ठीक ठाक बना हुआ है। अब 10-5 सेकंड में कितना ही अच्छा बनाने का कोशिश करिए, ठीक ठाक रहता है ये, ठीक है। चलिए अब ये क्या है, यहाँ पे हमारा पता है आपको ये क्या है बेटा? बांग्लादेश। ये क्या है बच्चे? ये है बांग्लादेश। उसमें पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, लेकिन ये क्या है, अब बांग्लादेश हो गया, ठीक। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान है। यहाँ पे क्या बेटा? पाकिस्तान है। और इसमें उसमें क्या हुआ करता था, ये पश्चिमी पाकिस्तान यानी वेस्टर्न पाकिस्तान, मैंने आपको पहले ही बता दिया बेटा, ठीक है। हाँ, अब ध्यान देना बच्चे, अब ध्यान देना आप, ठीक है। देखिए यहाँ पे पूर्वी पाकिस्तान में एक नेता थे शेख मुजीबुर रहमान। कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, ठीक है। ये क्या कर रहे थे? ये लीड कर रहे थे, ये नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। जो आंदोलन चल रहा था ईस्ट पाकिस्तान में यानी कि बांग्लादेश में, उसका नेता कौन था, उसको नेतृत्व कौन कर रहे थे? शेख मुजीबुर रहमान ने। लेकिन क्या आपके मन में आया कि ये यार आखिर ये जनसंघर्ष हो क्यों रहा था? देखना बेटा, पाकिस्तान 2 हिस्सों में था, ठीक है। अब जब पाकिस्तान 2 हिस्सों में था तो इसका जो मेन शासन चलता था यहाँ से चलाया जाता था, इस वाले हिस्से से यानी पश्चिमी पाकिस्तान से चलाया जाता था। तो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग यहाँ पे शासन करते थे। अब इनके बीच की दूरी जो है काफ़ी ज़्यादा थी। और आप सभी को पता है बेटा, आप सभी को पता है जो बांग्लादेश है, देखिए पाकिस्तान की जो भाषा है वो क्या है? उर्दू है, ठीक है। और यहाँ की संस्कृति भी बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर बांग्लादेश में आएंगे तो यहाँ की भाषा, यहाँ की जो संस्कृति बिल्कुल अलग है। देखिए उस समय बांग्लादेश था, ठीक है, सॉरी उस समय ये बंगाल हुआ करता था, ठीक है, बंगाल हुआ करता था। देखिए मैं जो बंगाल वाला हिस्सा है ना, मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, आप लोग समझिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से लेके ये वाला जो पूरा हिस्सा हुआ करता था, ये वाला पूरा हिस्सा, ठीक है, ये क्या हुआ करता था? ये बंगाल हुआ करता था। क्या हुआ करता था? बंगाल हुआ करता था। तो बंगाल के 2 हिस्से कर दिए गए, ठीक है। बंगाल, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो बंगाल के भी 2 हिस्से किए गए। एक तरफ हुआ पश्चिम बंगाल, एक तरफ क्या हुआ? पश्चिम बंगाल, और दूसरी तरफ हुआ पूर्वी बंगाल। तो जो पूर्वी बंगाल था उसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने लगा, क्योंकि पाकिस्तान के रूप में अलग हुआ था। तो बेटा जो पूर्वी बंगाल है तो भाई बंगाली ही, तो बांग्ला भाषा ही बोलेंगे ना। तो जब ये बांग्ला भाषा, इनकी जो लैंग्वेज थी वो बांग्ला थी, लेकिन यहाँ वाले चाहते थे कि हम इनके ऊपर क्या कर दें, उर्दू भाषा को थोपे और साथ साथ अपनी संस्कृति को लाद दें। तो इसी के खिलाफ शेख मुजीबुर रहमान के साथ क्या हो रहा था, ईस्ट पाकिस्तान की जो जनता थी आंदोलन कर रही थी। क्लियर है ना? आइए सभी को क्लियर होगा। मुझे जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, बताएंगे ना बेटा, ठीक है। मैं जानना चाहूँगा कि आपको अच्छे समझ में आया कि नहीं आया। आप लोग मुझे जरूर से ज़रूर बताएंगे, ठीक है ना? हाँ बेटा, ठीक है ना, इतनी बातें क्लियर है। अब ध्यान देना बच्चे, कह रहा है कि मुजीबुर रहमान डिमांडेड ऑटोनॉमी फॉर ईस्टर्न रीजन, यानी शेख मुजीबुर रहमान ने क्या किया, पूर्वी क्षेत्र के लिए स्वायत्तता की मांग किया, ऑटोनॉमी की डिमांड किया। किसके लिए भाई? ये जो बांग्लादेश वर्तमान का यानी कि जो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था उसके लिए ऑटोनॉमी की डिमांड कौन करते हैं? शेख मुजीबुर रहमान करते हैं बेटा। कौन करते हैं? शेख मुजीबुर रहमान करते हैं, ठीक है। इनकी एक पार्टी थी, उसका नाम था आवामी लीग। क्या था? आवामी लीग था। आगे हम मेंशन करते बेटा, ठीक है। आगे ध्यान देना, द आवामी लीग लेड बाय शेख मुजीबुर रहमान ओन द ऑल सीट इन ईस्ट पाकिस्तान इन द 1970 इलेक्शंस। अब ध्यान देना बेटा, कह रहा है कि जो शेख मुजीबुर रहमान थे ना, इनकी नेतृत्व वाली एक पार्टी थी जिसका नाम था आवामी लीग। इसको 1970 के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की सभी सीटों पर विजय मिली, ठीक है। देखिए पाकिस्तान में क्या होता है, चुनाव होता है और पूर्वी पाकिस्तान की जितनी भी सीट थी उस पर कौन जीतता है? आवामी लीग जीतता है। अब अगर आवामी लीग जीतता है इसका मतलब कि पूर्वी पाकिस्तान की जनता किसके फेवर में थी? आवामी लीग के साथ, यानी कि शेख मुजीबुर रहमान के फेवर में थी। अब अगर शेख मुजीबुर रहमान के पक्ष में थी, उसके फेवर में थी, तो शेख मुजीबुर रहमान के फेवर में क्यों थी? क्योंकि वे चाहते थे कि ईस्टर्न रीजन को, ईस्टर्न पाकिस्तान को क्या मिल जाए? ऑटोनॉमी मिल जाए, स्वायत्तता मिल जाए, ठीक है। जब
ये क्या कर लेते, जीत लेते हैं, तो सरकार पर चूंकि पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का दबदबा था, पश्चिमी पाकिस्तान से गवर्नमेंट चलती थी, तो सरकार ने क्या किया, शेख मुजीबुर रहमान को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। यानी कि बट द गवर्नमेंट वाज डोमिनेटेड बाय द लीडर्स ऑफ वेस्ट पाकिस्तान एंड शेख मुजीबुर रहमान वाज अरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट। चूंकि मैंने बताया कि जो शासन चलता था, कहाँ चलता था बेटा, वो कहाँ चलता था, यहाँ चलता था, तो वहाँ के नेताओं ने क्या किया, शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिए। अब यहाँ पे जो है कि आंदोलन और ज़्यादा भड़क गया और ज़्यादा तीव्र हो गया। और उस समय जो भारत की नेता थी, उस समय जो भारत है हमारा, ठीक है, उस समय ये जो हमारा भारत है ना, भारत के नेता थी इंदिरा गांधी। वो कौन थी उस समय? उस समय थी इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी यही चाहती थी कि कैसा वैसा कोनो मौका आए, पाकिस्तान को हम तोड़ दें, ठीक है। तो इंदिरा गांधी क्या करती हैं, बांग्लादेश के जो शेख मुजीबुर रहमान है, इनके पार्टी को, इनके साथ इनके पार्टी को क्या करती हैं, ये फंड करते हैं, पैसा भी देती हैं और साथ साथ कहते हैं अगर सेना की जरूरत पड़ेगी ना, मैं वो भी दूंगा, तुम लोग चिंता मत करो। ये लोग ससुरे वहाँ से आ रहे हैं तुम्हारे ऊपर राज करने, तुम्हारे ऊपर शासन करने आ रहे हैं, तुम्हारे ऊपर अपना दबदबा बनाए हुए इन्फ्लुएंस दिखा रहे हैं अपना, तुम लोग आज़ाद हो जाओ, अलग रहो, अपना शासन करो, ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने भी थोड़ा उकसाया हुआ था। तो यहाँ पे बांग्लादेश में क्या हुआ, एकदम अपने चरम पे आंदोलन चलने लग गया। और जब ऐसा होता है तो पाकिस्तान को लगता है, पश्चिमी पाकिस्तान को लगता है कि भारत क्या कर रहा है, उसके इनर इशू में, इंटरनल मैटर में क्या कर रहा है, दखल दे रहा है। बात समझ गया ना, इंटरनल मैटर में क्या कर रहा है, दखल दे रहा है। तो ये सोच करके पाकिस्तान ने क्या किया, भारत पे आक्रमण कर दिया। और जब भारत में आक्रमण किया तो उसी समय क्या होता है, इंडो पाक वार। क्या होता है बेटा, इंडो पाक वार होता है, इंडो पाक वार होता है। और ये कब होता है बेटा, 1971 में होता है। और मैंने आपको बताया कि इस समय पाकिस्तान का शासक कौन था, याहिया खान था। याद है आपको, अभी मैंने पीछे ही बताया, ठीक है, याहिया खान था बेटा, ठीक है। तो क्या होता है, 1971 में बांग्लादेश क्राइसिस यानी इंडो पाक वार होता है। और इसमें क्या होता है, पाकिस्तान हार जाता है और जो पूर्वी पाकिस्तान था, ईस्टर्न पाकिस्तान था, वो एक नया देश के रूप में इंडिपेंडेंट हो जाता है। उसका नाम होता है बांग्लादेश, ठीक है ना बेटा, वेरी गुड। आ जाइए आगे ध्यान देते हैं, आगे समझना बाबू, आगे समझा देते हैं हम आपको, ठीक है, आगे ध्यान देना। आगे कह रहा है कि अंडर द मिलिट्री रूल ऑफ जनरल याहिया खान द पाकिस्तानी आर्मी ट्राई टू सरप्रेस द मूवमेंट ऑफ द बंगाली पीपुल। और कह रहा है कि जनरल याहिया खान के सैनिक शासन में पाकिस्तानी सेना ने क्या किया, बंगाली जनता यानी कि जो ईस्टर्न पाकिस्तान था, वहां के आंदोलन को कुचलने की कोशिश किया। और भारत की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आज़ादी की मांग का समर्थन किया और उनको वित्तीय सहायता भी दिया तथा सैन्य सहायता भी दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया। यानी द इंडियन गवर्नमेंट सपोर्टेड द डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ द पीपुल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एंड गेव देम फाइनेंशियल एंड मिलिट्री एड। और उनको फाइनेंशियल एड भी देता है, मिलिट्री एड भी देता है, उनको हेल्प करता है बेटा, कौन, भारत करता है। As a result, war broke out between India and Pakistan in 1971। और इसका परिणाम यह होता है कि 1971 में क्या होता है, भारत और पाकिस्तान के बीच क्या होता है, युद्ध छिड़ जाता है। आपको याद होगा इसी युद्ध में ना अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, तो सोवियत संघ भारत को सपोर्ट करने आया था। और इसी समय भारत और सोवियत संघ के बीच क्या हो गया था, दोस्ती हुआ था। यानी 1971 में ही भारत और यूएसएसआर यानी इंडिया एंड यूएसएसआर क्या करते हैं, 20 ईयर की एक फ्रेंडशिप ट्रीटी पर साइन करते हैं, ठीक है ना। आगे ध्यान देना बेटा। इंडिया वाज विक्टोरियस इन दिस वार एंड विद द ईस्ट पाकिस्तान बिकम इंडिपेंडेंट एज अ न्यू नेशन बांग्लादेश। और कह रहा है कि भारत क्या होता है, इस युद्ध में विजयी होता है और इसके साथ ही पूर्वी पाकिस्तान जो है एक नए राष्ट्र बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र होता है। क्या होता है, स्वतंत्र होता है, यानी कि बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान की शक्ति आधा हो गई, ठीक है। नहीं सोचिए, इधर भी पाकिस्तान होता, उधर भी पाकिस्तान होता, तो आज भारत के लिए कितना खतरा होता, कितना टेररिज्म बढ़ रहा होता, ठीक है। Bangladesh made its constitution and declared itself a secular, democratic and socialist country in it। बांग्लादेश क्या करता है, जब आज़ाद होता है, तो जब इसने अपना संविधान बनाया तो उसमें अपने आप को क्या किया, इसने अपने आप को सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष, इसने अपने आप को डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक और तथा साथ सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी देश घोषित किया। पाकिस्तान से हट करके पूरी तरह से इसका संविधान बिल्कुल बदला था, यानी कि अलग था, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद क्या होता है, इन 1975 शेख मुजीबुर रहमान
amended the constitution and replaced the parliamentary system with a presidential form of government। और 1975 में क्या होता है बेटा, शेख मुजीबुर रहमान जो है ये संविधान में क्या करते हैं, संशोधन करवाते हैं और संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को मान्यता देते हैं। कब बेटा, 1975 में। अब यहाँ पे ध्यान देना, 1975 में क्या होता है, शेख मुजीबुर रहमान क्या करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम की जगह है, पार्लियामेंट्री सिस्टम की जगह है, सिस्टम की जगह क्या क्या लेकर के आते हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। कौन सा बेटा, प्रेसिडेंशियल सिस्टम लेकर के आते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या मैं बता देता हूँ। ठीक है, जो पार्लियामेंट सिस्टम होता है ना, ठीक है, इसमें जो कार्यपालिका होता है, जो पूरी की पूरी शक्ति होती है, ठीक है, जो कार्यपालिका होता है, कार्यपालिका का प्रधान वो कौन होता है बेटा, वो कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, यानी कि राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, राष्ट्रपति होता है। लेकिन अगर हम कहें कि जो कार्यपालिका का प्रधान है, प्रेसिडेंट केवल नाम मात्र का है, कार्यपालिका की जो शक्ति है, शक्ति का प्रयोग कौन करता है, तो आप कहेंगे पीएम करते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री करते हैं। लेकिन आप आएंगे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, तो यहाँ पे शक्ति किसके हाथ में है, शक्ति किसके हाथ में है, तो यह प्रेसिडेंट के हाथ में है। किसके हाथ में है, प्रेसिडेंट के हाथ में है। यहाँ पे शक्ति किसके हाथ में, प्रेसिडेंट के हाथ में। लेकिन यहाँ पे जो शक्ति का प्रयोग करता है प्रेसिडेंट नहीं बल्कि पीएम करता है, और यहाँ पे शक्ति का प्रयोग कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करता है। क्या करता है, प्रेसिडेंट ही शक्ति का प्रयोग भी करता है। तो ऐसा अमेंडमेंट किसने कर दिया, शेख मुजीबुर रहमान ने कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान डिसॉल्व्ड ऑल पार्टीज एक्सेप्ट हिज ओन आवामी लीग। और शेख मुजीबुर रहमान करते क्या है, ये अपनी पार्टी आवामी लीग के अलावा, यानी आवामी लीग को छोड़ करके अन्य सभी पार्टियों को समाप्त कर दिया। यानी कि अब देखिएगा, ये जो शेख मुजीबुर रहमान थे, कौन बेटा, ये जो शेख मुजीबुर रहमान थे, कौन थे, ये जो शेख मुजीबुर रहमान है। ठीक है, इसने क्या किया, आवामी लीग को छोड़ करके, कौन बेटा, आवामी लीग, आवामी लीग के अलावा, आवामी लीग के अलावा, ठीक है, सभी पार्टियों को खत्म कर दिया, सभी पार्टियों को खत्म कर दिया। जब ऐसा होता है, इसका मतलब ये था कि अब बांग्लादेश क्या है, सैनिक शासक के रूप में, आप फिर कह लीजिए कि डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रहा था। ठीक है, डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रहा था। तो इन अगस्त 1975 द आर्मी रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम एंड इन दिस ड्रामेटिक एंड ट्रेजिडिक इंसिडेंट शेख मुजीबुर रहमान वाज किल्ड बाय द आर्मी। और 1975 के अगस्त में क्या होता है बेटा, सेना उनके शासन के खिलाफ बगावत कर देती है, और इस नाटकीय तथा त्रासद घटनाक्रम में क्या होता है, शेख मुजीबुर रहमान क्या होते हैं, सेना के हाथ मारे जाते हैं। हाँ, तो ये भी बुराई रहते एक तरह से, इसलिए कि भाई अभी आपको आज़ादी मिली है, आपको शासन करना चाहिए था, आपको जनता ने भाई इसलिए चुना ताकि आप क्या करेंगे, एक डेमोक्रेटिक सरकार चलाएंगे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाएंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप जो कि पूरा तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सेना ने क्या किया भाई, तानाशाही की तरफ न बढ़ने दिया, और सेना ने खुद बगावत किया और इनको क्या कर दिया, शेख मुजीबुर रहमान को मार दिया। ठीक है, आगे ध्यान देना, आगे ध्यान देना बेटा। ठीक है, आगे ध्यान देना, आगे कह रहा है, द न्यू मिलिट्री रूलर जियाउर रहमान फॉर्म्ड हिज ओन बांग्लादेश नेशनल पार्टी एंड ओन द 1979 इलेक्शंस। और इसके बाद क्या होता है, एक सैनिक शासक थे जिनका नाम है जियाउर रहमान। क्या नाम बेटा, जियाउर रहमान। इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, पार्टी का नाम था बांग्लादेश नेशनल पार्टी। और 1979 के जब चुनाव होता है, तो 1979 यानी 1979 के इलेक्शन में शेख मुजीबुर रहमान के बदले अब कौन आ चुके हैं, जियाउर रहमान है। तो 1979 के इलेक्शन में जियाउर रहमान क्या होते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। ठीक है, और जब शेख जियाउर रहमान क्या होते हैं, जीत जाते हैं, तो फिर जियाउर रहमान वाज असैसिनेटेड एंड अनदर मिलिट्री क्या कर दिया भाई, यहाँ पे थोड़ा उल्टा लिख दिया गया। मिलिट्री क्या करती, फिर से दखल देती है, एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद टुक ओवर द रेन ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, देखिए 1979 में जियाउर रहमान क्या होते हैं, शासक बनते हैं, रूलर बनते हैं, कहाँ के, ईस्ट पाकिस्तान यानी कि अब बांग्लादेश के, ठीक है, बांग्लादेश के।
लेकिन जियाउर रहमान को भी क्या करती है बांग्लादेश, क्या करते जो बांग्लादेश की सेना थी वो भी इंटरवेंट करती है और उसके बाद क्या करती है जियाउर रहमान को खत्म कर देती है। ठीक है, यानी जियाउर रहमान भी यहाँ पे उनका कहानी खत्म हो जाता है। ये करता कौन भाई, लेफ्टिनेंट जनरल एचएम इरशाद, यानी कि जियाउर रहमान की भी हत्या कर दिया जाता है और लेफ्टिनेंट जनरल एचएम इरशाद के नेतृत्व में बांग्लादेश में एक बार फिर से क्या होता है, सैनिक शासन आ जाता है। अब बांग्लादेश में फिर से क्या गया, बांग्लादेश में सैनिक शासन आ गया। ठीक, आगे कह रहा है कि जनता के व्यापक विरोध के आगे झुकते हुए लेफ्टिनेंट जनरल एचएम इरशाद को राष्ट्रपति का पद 1990 में छोड़ देना पड़ा। ठीक है, यानी कि Bowing the massive people protest, Lieutenant General Irshad had to resign from the post of president in 1990। और जो जनरल एचएम इरशाद थे इनको 1990 में अपना पद क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, रिजाइन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो जनता का आंदोलन था, जो मूवमेंट था, काफ़ी तेज हो चुका था। ठीक, एंड 1991 में बांग्लादेश में चुनाव होते हैं और इसके बाद से बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र कायम है। यानी कि बेटा इलेक्शन वेयर हेल्ड इन बांग्लादेश इन 1991 एंड सिंस देन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन मल्टी पार्टी सिस्टम या इलेक्शन हैज प्रिवेल्ड इन बांग्लादेश। यानी 1991 से क्या है, बहुदलीय मल्टी पार्टी सिस्टम के आधार पे बांग्लादेश में क्या है, लोकतंत्र स्थापित है। कब से, 1991 से। ठीक, तो पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बात करेंगे नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र। क्या बेटा, नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल। तो समझना, Nepal was a Hindu kingdom in the past and then for many years in the modern era it was a constitutional monarchy। कह रहा है कि जो नेपाल है ना वो पुराने समय में क्या था, प्राचीन समय में एक हिंदू राज्य था और फिर आधुनिक समय में क्या हो गया, कई सालों तक यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र रहा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रहा। जैसे अगर मैं बात करूँ संवैधानिक राजतंत्र कहाँ पे है, तो आप कह सकते हैं कि ब्रिटेन में है, क्योंकि ब्रिटेन में संविधान भी है और वहाँ पे राजतंत्र भी है। और भारत में क्या है, संविधान में है और संविधान भी है और भारत में लोकतंत्र है। ठीक है, बस ब्रिटेन और भारत में ये डिफरेंस है कि भारत में लोकतंत्र है और ब्रिटेन में राजतंत्र है, यानी भारत में डेमोक्रेसी है, ब्रिटेन में मोनार्की है। ठीक है, बात समझ गए ना बेटा, वेरी गुड। आगे कह रहा है कि राजा ने सेना की सहायता से शासन पर पूरा नियंत्रण कर लिया और नेपाल में लोकतंत्र की राह अवरुद्ध हो गई। यानी यहाँ का जो राजा था, जो नेपाल का राजा था, द किंग टुक कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ द आर्मी एंड द पाथ ऑफ डेमोक्रेसी इन नेपाल वाज ब्लॉक्ड। यानी कि कह रहा है कि जो राजा था पाकिस्तान नेपाल का, उसने सेना के माध्यम से, आर्मी के माध्यम से क्या किया, पूरे नेपाल पे कब्जा कर लिया और यहाँ पे जो डेमोक्रेसी आने की थोड़ी बहुत आस थी, थोड़ा बहुत रास्ता था, वो भी क्या होता है, बंद हो जाता है। ठीक है, Faced by a strong pro-democracy movement, the king accepted the demand for a new democratic constitution in 1990। ठीक है, कह रहा कि एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की चपेट में आकर के राजा ने 1990 में नए लोकतांत्रिक संविधान की मांग मान लिया। देखिए, इससे पहले तो क्या था, पहले तो राजतंत्र ही था, फिर उसके बाद संवैधानिक राजतंत्र आया। संवैधानिक राजतंत्र मतलब कि राजतंत्र तो था, यानी कि मोनार्की तो था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन भी था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बाद में राजा ने पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को समाप्त कर दिया। लेकिन फिर 1990 में क्या होता है, संविधान बनाने की मांग को राजा ने अडॉप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि क्या होता है, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट बड़े जोरों शोरों से चलती है। तब 1990 के दशक में नेपाल के माओवादी नेपाल के अनेक हिस्सों में अपना प्रभाव जमाने में कामयाब हुए। और ये जो 1990 का समय था, इन द 1990s नेपाल्स माओइस्ट्स सक्सीडेड इन एस्टेब्लिशिंग देयर इन्फ्लुएंस इन मेनी पार्ट ऑफ द नेपाल। और जो माओइस्ट से नेपाल के, ये क्या करते हैं, नेपाल के मेनी पार्ट्स यानी कि कई सारे जगहों पर क्या करते हैं, कब्जा अपना जमा लेते हैं। ठीक है, और जब कब्जा जमा लेते तो होता क्या बेटा, होता क्या है, ध्यान रखिएगा। फॉर सम टाइम देयर वाज अ ट्रिंगुलर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द किंग्स आर्मी प्रो डेमोक्रेसी एंड मोइस्ट। कह रहा है कि कुछ समय तक क्या होता है, राजा की सेना
लोकतंत्र समर्थकों और साथ ही साथ माओवादियों के बीच क्या होता है, त्रिकोणीय संघर्ष होता है। त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच होता है बेटा, तो त्रिकोणीय जो संघर्ष होता है वह राजा की सेना के बीच होता है, माओवादियों के बीच होता है और लोकतंत्र समर्थकों के बीच होता है। एक बात ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चे, एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक बात आप लोग क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक बात ध्यान देना बेटा, नेपाल की बात करें तो नेपाल देखिए यहाँ पे है, नेपाल यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे क्या बेटा, नेपाल है, ये क्या है, नेपाल है, ठीक है। यानी भारत के जस्ट ऊपर ही क्या है, नेपाल है। और यहाँ पे क्या बेटा, आप सभी को पता है, यहाँ पे भूटान है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भूटान है, ठीक है। यानी जो नेपाल और भूटान है भारत पड़ोसी देश है और भारत के जस्ट ऊपर ही है, ठीक है। बात समझ गया ना, ठीक। आगे ध्यान देना, इन 2002 द किंग डिसॉल्व द पार्लियामेंट एंड ओवरथ्रू द गवर्नमेंट। देखिए 1990 में क्या होता है, फिर से जो है कि संविधान बनाने की मांग को राजा ने मान लिया था, लेकिन 2002 में क्या होता है, 2002 में राजा ने संसद को पूरा भंग कर दिया और सरकार को गिरा दिया। और इस तरह से नेपाल में जो भी थोड़ा बहुत लोकतंत्र था उसको भी राजा ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। यानी द किंग दस इंडेड व्हाट एवर लिटिल डेमोक्रेसी वाज लेफ्ट इन नेपाल, ठीक है। यानी कि द किंग ने क्या कर दिया, राजा ने क्या कर दिया, इंड कर दिया व्हाट एवर लिटिल डेमोक्रेसी वाज लेफ्ट इन नेपाल, जो थोड़ा बहुत नेपाल में डेमोक्रेसी बचा था उसको भी खत्म कर दिया राजा ने, ठीक है। फिर इन अप्रैल 2006 देयर वेयर नेशन वाइड प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट्स। और अप्रैल 2006 में क्या होता है, 2002 में फिर से गिरा दिया। फिर 2006 में क्या होता है बेटा, यहाँ देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन होता है, पूरे देश भर में होता है। और इससे उस समय के जो राजा थे ज्ञानेंद्र, ये बाध्य होकर के संसद को बहाल कर देते हैं, यानी फिर से संसद का गठन कर देते हैं। यानी किंग ज्ञानेंद्र वाज फोर्स्ड टू रेनिस्टेट द पार्लियामेंट। And in 2008, Nepal became a democratic republic after abolishing the monarchy. और जब संसद बहाल होता है बेटा तो 2008 में नेपाल क्या बन जाता है, राजतंत्र को खत्म कर देता है और उसके बाद लोकतांत्रिक गणराज्य बन जाता है। यानी डेमोक्रेसी के साथ साथ रिपब्लिक भी हो जाता है। कौन प्यारे बच्चे, कौन हो जाता है, नेपाल हो जाता है। तो ये लाइन आपसे पूछा जाता है कि जो नेपाल है वह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कब होता है, यानी लोकतांत्रिक गणराज्य कब बनता है बेटा, तो 2008 यानी 2008 में बनता है। क्लियर। उसके बाद कह रहा है 2015 में नेपाल ने नया संविधान अपना लिया। यानी फिर उसके बाद क्या होता है, इन 2015 नेपाल एडॉप्टेड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि 2015 में क्या होता है, नेपाल ने एक नया संविधान एडॉप्ट कर लिया, नया संविधान को अपना लिया। ठीक है ना बच्चे, वेरी गुड। आगे ध्यान देना। अब हम बात करेंगे श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। अगर हम इसकी बात करें बेटा तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आइए समझते हैं कि कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान देना बेटा। पहले तो मैं आपको समझा दूं, यहाँ पे पहले तो मैं आपको समझा दूं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये भारत का हिस्सा है। ठीक है, ये क्या बेटा, ये भारत का हिस्सा है और यहाँ पे क्या है, श्रीलंका है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, श्रीलंका है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर हल्का सा और कर देता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि भारत है। ठीक है, आप लोग मान लीजिए कि भारत है, भारत का ये निचला हिस्सा है। ठीक है ना, बात समझ गए। ये क्या बेटा, श्रीलंका है। ठीक है, वेरी गुड। आप सब लोग मान लिए ना, ठीक है, मान के ही रहना मान लीजिए कि श्रीलंका है। ठीक है, हाँ दिख तो रहा अच्छे से। ठीक, श्रीलंका के जो मान लेते हैं कि नॉर्थ ईस्ट एरिया है। ये कौन सा एरिया बेटा, ये नॉर्थ ईस्ट एरिया यानी कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है। ये क्या है बेटा, यह उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है। ठीक है, यह क्या है, यह उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है। यह क्या है बेटा, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है। मैं आपको बड़ा अच्छे से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग जरा है कि थोड़ा सा अच्छे से समझने की ही कोशिश करिएगा। ठीक है, बात समझ गए ना। अब ध्यान देना बेटा, अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देना। देखिए जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है श्रीलंका का, ठीक है, यहाँ पे जो है कि यहाँ पे तमिलों का दबदबा था। किसका, यहाँ पे जो है कि तमिलों का कब्जा था। किसका, तमिलों का दबदबा था। तमिलों का दबदबा, या फिर कह लीजिए कि तमिलों का इन्फ्लुएंस था। ठीक है, तमिलों का इन्फ्लुएंस था। अब जो बेटा तमिलों का इन्फ्लुएंस था, ठीक है, बात समझ रहे, जो तमिलों का दबदबा था कैसे हुआ, क्योंकि जिस समय ब्रिटिश होते थे वही लोग तमिलनाडु से ला करके तमिलों को यहाँ पे
बसा दिए थे। अब बेटा ये जो तमिल हैं, ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे हमेशा के लिए बस गए हैं तो जाएंगे तो है नहीं, यहाँ पे तमिल है और बाकी अन्य हिस्से पे यहाँ पे जो है ना, ये जो आपको पूरा हिस्सा दिख रहा है, इस हिस्से को मैं थोड़ा अलग कलर से कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ना बेटा, ये पूरा हिस्सा क्या है, यहाँ पे श्रीलंका के सिंघली समुदाय का क्या है, दबदबा है। श्रीलंका के कौन से समुदाय की, सिंघली। तो पूरा अंडा की तरह दिख रहा है यार, एक की तरह ना एक की तरह दिख रहा है ना। हाँ चलिए कोई बात नहीं है, चाहे जिसकी तरह दिखे, ध्यान देना। अब जो श्रीलंका है, श्रीलंका के ऊपरी वाले हिस्से में यानी नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में क्या है, तमिलों का इन्फ्लुएंस है, दबदबा है। और श्रीलंका के बाकी हिस्सों पे किसका दबदबा है, सिंघल समुदाय का, सिंघल समुदाय का, ठीक है, किसका भाई, सिंघल समुदाय का। अब ध्यान देना प्यारे बच्चे, अब ये जो सिंघल समुदाय है, अब ये जो सिंघल समुदाय है, ये चाहता है कि तमिल यहाँ से भाग जाए। सिंघल समुदाय क्या चाहता है कि तमिल यहाँ से भाग जाए, और तमिल चाहते हैं कि श्रीलंका की सरकार हमारे लिए इतना क्षेत्र काट करके एक नया देश बना दे, तमिल ईलम नाम से। कौन सा देश बना दे बेटा, कौन सा देश बना दे, तो तमिल ईलम बना दे। ये क्या चाहते थे कि एक नया देश बना दे हमारे लिए, तमिल ईलम, तमिल ईलम बना दे, ठीक है, क्या बना दे, तमिल ईलम बना दे। लेकिन श्रीलंका की सरकार नहीं मान रही थी, श्रीलंका की सरकार इनको भगाने के चक्कर में पड़ी थी। तो जो श्रीलंका की सरकार थी और तमिल थे, इनके बीच क्या होने लग गया, झड़प होने लग गया। क्योंकि श्रीलंका की सरकार इन तमिलों को ज़्यादा सताने लगे, उनको ज़्यादा परेशान करने लग गई, ठीक है। जब परेशान करने लग गई तो ये जो तमिल थे बेटा, ये जो तमिल थे, ये क्या करते, एक संगठन बना लेते हैं, एक संगठन बना लेते हैं। उस संगठन का नाम होता है LTTE। इसको हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिट्टे कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लिट्टे कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, लिट्टे। LTTE का मतलब है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। अब ध्यान देना, ये बड़े खतरनाक थे, ये बड़े खतरनाक थे। श्रीलंका की सेना जब इन पर अत्याचार कर रही थी, चूंकि किसी पर भी अत्याचार करा जाएगा तो कितना सहेगा, एक समय आएगा कि वो खतरनाक हो ही जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, काफी खतरनाक हो गया। अब ये कहने लग गया कि चलो भैया हम देखते हैं। तो श्रीलंका की सेना और लिट्टे के बीच क्या होने लग गया, सशस्त्र संघर्ष होने लग गया, ठीक है। 1983 से 1983 से, ठीक है, 1983 से क्या हो रहा है प्यारे बच्चे, यहाँ पे श्रीलंका की सेना, श्रीलंकन मिलिट्री, श्रीलंका की सेना और साथ ही साथ श्रीलंका की सेना के साथ साथ कौन भाई, LTTE, इन दोनों के बीच क्या हो रहा है बेटा, इन दोनों के बीच सशस्त्र संघर्ष चल रहा है, यानी हथियारों से युद्ध हो रहा है। इन दोनों के बीच क्या चल रहा है बेटा, सशस्त्र संघर्ष चल रहा है। अब ध्यान रखना, सशस्त्र संघर्ष चल रहा है, ठीक है। ये जो स्ट्रगल चल रहा है इन दोनों के बीच क्यों चल रहा है, LTTE चाहते हैं, यानी लिट्टे चाहते हैं कि हमारे लिए अलग देश तमिल ईलम बन जाए, और ये जो सिंघल समुदाय की श्रीलंकन सरकार है, ये चाहती है कि तमिल यहाँ से भाग जाए। और जब ऐसा होता है, तमिल यहाँ से नहीं जाते हैं, तो एक घटना और घटित होती है बेटा, एक घटना और घटित होती है। वो घटना क्या होती है, ध्यान दे लीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। देखिए 1987 में क्या होता है, श्रीलंका प्लस इंडिया, इन दोनों के बीच में एक समझौता होता है। क्या होता है भाई, श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक समझौता होता है, कब, 1987 में। तो 1987 में ही, ठीक है, भारत ने श्रीलंका में क्या किया, अपना सेना भेजा, और उस सेना का नाम था IPKF, यानी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। क्या था बेटा, IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, जिसको हम लोग कहते थे भारतीय शांति सेना, ठीक है। भारतीय शांति सेना कब आती है, तो यह आती है 1987 में, और वापस कब चली जाती है, 1989 में चली जाती है। लेकिन ये भारी नुकसान कर देती है भारत सरकार के लिए, ठीक है। 1987 में भारतीय शांति सेना आती जरूर है श्रीलंका में। किस लिए आता है, ये आता क्यों है बेटा, तो यह आता है ताकि आकर के श्रीलंका का जो मामला है हम उसको सुलझा दे, उसको सही कर दे, उसको क्या कर दे, एकदम सही कर दे, बिल्कुल क्लीन कर दे। लेकिन जो भारत की सेना थी, ये खुद ही LTTE के साथ उलझ गई। LTTE वाले मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। तो बाद में क्या होती है, जो भारतीय शांति सेना था वह 1989 में वापस बुला लिया जाता है। लेकिन इसी की वजह से आपको पता है कि हमारे एक देश के प्रधानमंत्री को अपनी जान गंवानी पड़ी, और चूंकि जिस समय ये IPKF आया था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, और इसी समय क्या होता है, 1989 में लिट्टे के लोगों ने राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया था।
ठीक है, बस इसलिए कि भाई तुम भारत को तुमको आगे सपोर्ट करना चाहिए, तुम आगे खुद ही हमसे उलझ रहे हो, ठीक है, बस इसी चीज़ के लिए। तो सारी कहानी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि क्यों ये सब हुआ था। हालांकि जो बाद में लिट्टे होता है, ठीक है, ये जो लिट्टे होता है ये क्या होता है 2009 में ख़त्म कर दिया जाता है, 2009 में एंड कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये जो श्रीलंका में सेना था या फिर श्रीलंका का जो संघर्ष था, इसको मैंने आपको बता दिया, जातीय संघर्ष। अब यहाँ पे मैं आपको फिर से पढ़ के सुना देता हूँ। श्रीलंका फेस्ड एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि श्रीलंका क्या किया, इसको संघर्ष का यानी कि जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ता है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। The demand here is that the region of श्रीलंका be made a separate nation, यानी कि यहाँ पे मांग हो रही है कि श्रीलंका के एक क्षेत्र को क्या कर दिया जाए, अलग राष्ट्र, अलग देश बना दिया जाए। श्रीलंका वाज देन कॉल्ड सीलोन, और उस समय जिस समय की ये बात है उस समय श्रीलंका को क्या कहा जाता था बेटा, सीलोन कहा जाता था। ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है और आपसे हमेशा पूछा भी जाता है, ठीक है। Since independence, Sri Lankan politics has been dominated by those who represent the interest of the majority Sinhalese community, ठीक है। और कह रहा है कि आज़ादी के बाद से श्रीलंका की राजनीति पर किसका दबदबा है, बहुसंख्यक सिंहली समुदाय का। क्योंकि अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे तो बहुसंख्यक एक तरह से देखा जाए तो सिंगल समुदाय है, ठीक है। तमिल क्या है वहाँ पे अल्पसंख्यक के रूप में थे, ठीक है, अल्पसंख्यक के रूप में थे। तो कह रहा है कि दीज पीपुल आर अगेन द लार्ज तमिल पॉपुलेशन दैट हैज माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका, और ये लोग जो थे यह भारत छोड़ करके आए हुए तमिलों के खिलाफ थे। कौन खिलाफ था, तो ये जो सिंगल थे, ठीक। और the neglectful behavior toward the Tamil has given rise to waves of first Tamil nationalism, और कह रहा है कि ये जो उपेक्षा भरे बर्ताव था ना इनका, इस श्रीलंका सरकार का, ये क्या किया, इसने एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ को बुलंद किया। बुलंद करने का मतलब है कि अगर आप किसी के प्रति क्या करेंगे, जहर बोएंगे, जैसे छत्तीसगढ़ के नक्सली है, ठीक है, उनको सही से रहने नहीं दिया जाता, उनके जंगलों को नष्ट किया जाता है, तो क्या करते हैं अपने जंगलों को बचाने के लिए मतलब उस हद तक जाते हैं और भारत की सेना के साथ उनका झड़प होता है, और आप ये सबको पता भी है, ठीक है, बात समझ गया ना। तो ये चीज़ श्रीलंका में भी हो रहा था, और श्रीलंका में जो तमिल थे उनके साथ जो बिहेवियर होता बहुत गड़बड़ हो रहा था, तो इससे वे लोग क्या हो गए, बहुत कुंठित हो गए और अपना एक संगठन बना लिए, LTTE लिट्टे, ठीक है। आओ भैया देखते हैं, चाहे जौन सेना भेजो हम सबसे उलझ लेंगे, ठीक है, ये बात हो जाती है। फिर उसके बाद सिंस 1983 द मिलिटेंट तमिल ऑर्गेनाइजेशन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, जिसको हम लोग लिट्टे कहते हैं, हैज़ बीन फाइटिंग एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट विद द श्रीलंकन आर्मी, और 1983 के बाद से ही उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, जिसको हम लोग लिट्टे कहते हैं, ये क्या कर रहा है, श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा है 1983 से। मैंने आपको बताया अभी पीछे, ठीक है, 1983 से, यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ मैंने आपको बताया था, ठीक। आगे कह रहा है कि इट हैड डिमांडेड अ सेपरेट कंट्री फॉर द तमिल ऑफ श्रीलंका दैट इज तमिल इलम, और मैंने आपको ये भी बताया कि इन लोगों ने क्या किया, तमिल इलम नाम से श्रीलंका के तमिलों के लिए अलग देश की मांग किया है, क्योंकि श्रीलंका के जो उत्तरी पूर्वी हिस्सा यानी कि नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है उस पर किसका दबदबा है, लिट्टे का दबदबा है, यानी लिट्टे कंट्रोल्स द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। In 1987, the Indian government became directly involved in the Tamil issue of Sri Lanka, और 1987 में क्या होता है, भारत की सेना या फिर भारत सरकार श्रीलंका के तमिल मामले में क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है, और श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्ते सामान्य करने के लिए भारत सरकार द्वारा भारतीय शांति सेना यानी IPKF भेजा जाता है। कहाँ पे, श्रीलंका में भेजा जाता है, यानी द इंडियन गवर्नमेंट सेंट द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स टू नॉर्मलाइज रिलेशन बिटवीन द श्रीलंकन गवर्नमेंट एंड द तमिल्स, और श्रीलंकन गवर्नमेंट और तमिलों के बीच रिश्तों को सामान्य करने के लिए भारतीय शांति सेना यानी IPKF यानी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजा जाता है। लेकिन इसको तमिलों ने अलग तरीके से लिया और तमिल भारतीय सेना से उलझ गए और बाद में हसर आपको पता है, ठीक। Finally, the Indian Army got caught in a conflict with the लिट्टे, और आखिर में क्या होता है, भारतीय सेना लिट्टे के साथ संघर्ष में फंस गई, और 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना को क्या किया, लक्ष्य हासिल किए बिना ही वापस बुला लिया, यानी इन 1989 इंडिया withdrew
its peacekeeping force without achieving its goal. And finally, the armed conflict ended as the Lite was eliminated in 2009. और अंततः क्या होता है, यह सशस्त्र संघर्ष क्या होता है, समाप्त होता है, क्योंकि 2009 में क्या किया जाता है, लिट्टे को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये रहा श्रीलंका में जातीय संघर्ष का इतिहास, हिस्ट्री। आई होप आप सबको अच्छे समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते बच्चे, अब आगे बात करेंगे हम लोग भारत पाकिस्तान संघर्ष की, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस क्षेत्र में जो भी देश हैं, ठीक है, इट विल ऑलमोस्ट टेकन 30 मिनट। ठीक है, ध्यान रखिए, भारत पाकिस्तान संघर्ष की अगर हम बात करें, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, तो प्यारे बच्चे, इंडिया सेंट्रल पोजीशन इन साउथ एशिया मेक इट द फोकस ऑफ मोस्ट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। और जो दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति बेटा एक ऐसा है, केंद्रीय है, और इस वजह से क्या होता है, इसमें से अधिकांश संघर्षों का रिश्ता किससे होता है, भारत से होता है। और सून आफ्टर पार्टीशन द टू कंट्रीज फॉट ओवर द कश्मीर इशू। और इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद क्या होता है, भारत और पाकिस्तान किस मुद्दे पर लड़ पड़ते हैं, कश्मीर इशू पर। इंडिया एंड पाकिस्तान हैव आल्सो बीन एट लॉगर हेड ओवर द इशू ऑफ शेयरिंग रिवर वाटर्स। और भारत पाकिस्तान के बीच क्या है, नदी जल के बंटवारे को लेकर भी तनातनी चली हुई है। और 1960 तक दोनों देशों के बीच जो है सिंधु नदी के इस्तेमाल को लेकर क्या हुआ था, तीखे विवाद हुए थे। यानी अंटिल 1960 देयर वेयर हीटेड आर्गुमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज ओवर द यूज ऑफ द इंडस वाटर। देखिए, पाकिस्तान और भारत के बीच कुछ जो है कि कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। एक तो जैसे ही आज़ाद होते हैं 1948 में कश्मीर इशू को लेकर होता है। फिर इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी को लेकर के ये जो इनका कॉन्फ्लिक्ट चलता है, ये कब तक चलता है, 1960 तक चलता है और 1960 तक चलता है। तो इस समय क्या होता है, एक समझौता होता है, एक ट्रीटी होता है, उसका नाम होता है इंडस वाटर ट्रीटी। और इन 1960 विद द हेल्प ऑफ द वर्ल्ड बैंक, इंडिया एंड पाकिस्तान साइन द इंडस वाटर ट्रीटी। और वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक की सहायता से भारत और पाकिस्तान ने क्या किया, सिंधु जल समझौता यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया। There are differences between the two countries over the boundary between the two countries in the run of कच्छ। और इन दोनों देशों के बीच जो है गुजरात का जो क्षेत्र है कच्छ का रण, उस क्षेत्र को लेकर भी थोड़े बहुत विवाद चलते रहते हैं। ठीक है ना, आगे ध्यान दीजिएगा। हम बात करेंगे भारत और बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश के बीच क्या रिलेशन है, ठीक है, यानी इंडिया एंड बांग्लादेश, क्योंकि इंडिया जो है बिल्कुल सेंटर में है साउथ एशिया के। तो यहाँ पे जो कुछ भी घटना घटित होता है उसका संबंध तो सीधे सीधे इंडिया से हो ही जाता है। ठीक है, तो इंडिया एंड बांग्लादेश हैव डिफरेंसेस ऑन मेनी इशू इंक्लूडिंग शेयरिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स। कह रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच भी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की जल में हिस्सेदारी सहित कुछ अन्य मुद्दों पर भी मतभेद है। ठीक है, एंड मतलब ये बड़ी छोटी मोटी बात है। ठीक, छोटी मोटी का बात क्या मतलब ठीक ठाक है। बांग्लादेश इज पार्ट ऑफ इंडियाज लुक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी सिंस 2014। और जो बांग्लादेश है बेटा, यह क्या है, भारत के लुक ईस्ट और 2014 से एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है। देखिए, एक लुक ईस्ट नीति का एक भारत की एक नीति है, लुक ईस्ट नीति। इसके तहत भारत क्या करता है, पूर्व की ओर देखो, लुक ईस्ट मतलब पूर्व की ओर देखो, यानी जो पूर्व के कंट्रीज है उनके साथ अपना रिश्ता बढ़िया करो। तो भारत की इस नीति का हिस्सा और कौन बन गया, बांग्लादेश बन गया। किसका, लुक ईस्ट नीति का। लेकिन जो लुक ईस्ट नीति था, जब 2014 में सरकार बदलती, बीजेपी की सरकार आती है, तो लुक ईस्ट को बदल के क्या कर दिया जाता है, एक्ट ईस्ट नीति लाया जाता है। तो अब जो बांग्लादेश है वह क्या है, लुक ईस्ट के साथ साथ अब 2014 से एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है। यानी कि बांग्लादेश भी क्या करना चाहता है, भारत के साथ म्यांमार के जरिए पूर्वी देशों के साथ क्या करना चाहता है, रिश्ते को अच्छा करना चाहता है। तो इस प्रकार से भारत और बांग्लादेश को देखें तो इनके जो बीच रिलेशन है वो काफी ठीक ठाक है। And under this policy there is talk of connecting with South East Asia through Myanmar। और मैंने बताया ना कि इस नीति के अंतर्गत म्यांमार के जरिए दक्षिण पूर्वी एशिया से संपर्क साधने की बात है। यानी जो दक्षिण पूर्वी एशिया कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज हैं, उनके साथ अपने रिलेशंस को बढ़ाने की बात कही जाती है इस एक्ट के तहत। क्लियर।
अब बात करेंगे इंडिया एंड नेपाल की। तो इंडिया एंड नेपाल हैव कोर्डियल रिलेशन एंड देयर इज नो ट्रीटी बिटवीन द टू कंट्रीज। देयर इज अ ट्रीटी बिटवीन द टू कंट्रीज, यानी कि बिटवीन द बोथ कंट्रीज कहेंगे हम लोग, ठीक है। यानी कि भारत और नेपाल के बीच क्या है, एक संधि हुई है, और वह संधि क्या बेटा, अंडर दिस ट्रीटी सिटीजन्स ऑफ बोथ कंट्रीज कैन ट्रेवल एंड वर्क इन ईच अदर्स कंट्री विदाउट पासपोर्ट एंड वीजा। और इस संधि के तहत क्या होता है, दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे देश में आ जा सकते हैं, वो भी बिना पासपोर्ट और वीजा के आ जा सकते हैं, और साथ ही काम भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे ध्यान देना, The Indian government has often expressed its displeasure over Nepal's friendship with China। और भारत ने कई बार बीच बीच में क्या किया है, जब नेपाल की दोस्ती चीन के साथ होती है तो भारत सरकार क्या करता है, अपनी अप्रसन्नता जताता है कि भाई तुम हमारे साथ रहो, क्या फिर, हाँ हमारे साथ तुम्हारे रिलेशन बढ़िया है, फिर कहें ऐसा कर रहे हो। उसके बावजूद भी भारत और नेपाल के बीच जो संबंध है एकदम मजबूत और शांतिपूर्ण है, यानी कि इंडिया एंड नेपाल रिलेशंस आर वेरी स्ट्रांग एंड पीसफुल, ठीक। तो इंडिया नेपाल का भी रिलेशन हमने देख लिया। अब इंडिया और भूटान का रिलेशन देख लेते हैं। India also has very good relation with the Bhutan and there are no major conflict with the Bhutanese government। और कह रहा है कि भारत का जो रिश्ता भूटान से है वो काफ़ी अच्छा है, और भूटान सरकार के साथ भारत का कोई झगड़ा नहीं है। एंड इंडिया इज इन्वॉल्व इन मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन भूटान। और भारत क्या है भाई, भूटान के बड़ी पन बिजली परियोजनाओं में क्या कर रहा है, अपना हाथ बढ़ा रहा है, यानी कि सहयोग कर रहा है किसको, भूटान को, ठीक है। आगे है इंडिया एंड मालदीव, इंडिया एंड दी मालदीव, ठीक है। इंडिया एंड मालदीव की अगर हम बात करेंगे प्यारे बच्चे, यहाँ पे ध्यान देना जरा सा, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, इंडिया एंड दी मालदीव। अगर हम इंडिया एंड मालदीव की बात करें बेटा, तो इंडियाज रिलेशन विथ मालदीव आर कोर्डियल एंड वार्म। कह रहा है कि मालदीव के साथ जो भारत का रिश्ता है ना, जो संबंध है वो काफी सौहार्दपूर्ण और काफी गर्मजोशी से भरा हुआ है, ठीक है। एंड इन 1988 some Tamil mercenaries from श्रीलंका अटैक्ड मालदीव। और कह रहा है कि 1988 में श्रीलंका से आए हुए कुछ भाड़े के तमिल सैनिकों ने क्या किया, मालदीव पर हमला कर दिया। कहाँ पे हमला किया, मालदीव पर हमला कर दिया। और जब मालदीव पे हमला किया तो मालदीव क्या करता है, हेल्प के लिए कहता है, भाई हमको हेल्प करो, हमारी सहायता करो। तो व्हेन मालदीव sought इंडियाज हेल्प टू स्टॉप द अटैक, देन इंडियन एयरफोर्स एंड नेवी इमीडिएटली टुक एक्शन। और जब मालदीव ने क्या किया, भारत से हेल्प के लिए कहा, तो भारत का जो एयरफोर्स था, यानी भारत की वायुसेना और भारत का जल सेना यानी कि नेवी, एयरफोर्स और नेवी क्या करती है, तुरंत एक्शन लेती है। एंड इंडिया हैज तुरंत एक्शन लेती है और मालदीव को बचाने का काम करती है, ठीक। इंडिया हैज आल्सो हेल्प्ड मालदीव इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टूरिज्म एंड फिशर्स इंडस्ट्री। और कह रहा है कि भारत ने क्या किया है, मालदीव को आर्थिक विकास में भी मदद किया है, उसके पर्यटन को बढ़ाने में भी मदद किया है, और उसके मत्स्य उद्योग में भी काफ़ी बढ़ावा दिया है। किसने, भारत ने दिया है, इंडिया ने दिया है। बात समझ गए। अब एक बात ध्यान रखना, इंडिया का जो रिश्ता है मैंने सबके साथ आपको बता दिया। अब यहाँ पे जो मालदीव साथ देख रहे थे, तो मालदीव अभी जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले की बात है, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी आई हुई थी भारत, और मोदी जी उनसे काफ़ी प्रसन्न भी रहते हैं, है ना। तो जब मालदीव क्या करता है, मालदीव कहता है कि भाई हमको सपोर्ट की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है जब, तो भारत सरकार के साथ जब ये कॉन्फ्लिक्ट होता है तो भारत सरकार क्या करती है, भारत के जो प्रधानमंत्री वे चले जाते हैं लक्षद्वीप। अरे भैया तुम्हारा मालदीव है तो अच्छी बात है, हमारे पास भी लक्षद्वीप है, हाँ हम अपने लक्षद्वीप को टूरिज्म बना देंगे, पर्यटन का केंद्र बना देंगे, टूरिज्म का सेंटर कर देंगे। बात समझ गया ना। तो मोदी जी चले जाते हैं उसके किनारे, और मोदी जी बढ़िया से फोटो डालते हैं। उधर से जॉर्जिया की जो इटली की प्रधानमंत्री थी मेलोनी जी, वो भी क्या करती हैं, एक पोस्ट डालती है जाकर खुबा बीच के किनारे, हैं मोदी जी के साथ फोटो लेती है। तो ऐसे जब फोटो लेती हैं तो फोटो डाल के कैप्शन लिखती हैं मेलोडी, ठीक है। इससे मोदी जी भी खुश रहते हैं, वो भी खुश रहते हैं, हालांकि ठीक है जो भी है ना, मतलब खुश रहे कैसे भी रहे, है ना। अब आगे ध्यान देना, इतनी बातें क्लियर है। अब बेटा हम बात करेंगे सार्क की, ठीक है। चूंकि दक्षिण एशिया के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, समकालीन दक्षिण एशिया,
तो दक्षिण एशिया के देशों ने मिलकर के, साउथ एशिया के कंट्रीज ने मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको हम लोग सार्क कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सार्क कहते हैं, जिसको हम लोग साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये सार्क का फुल फॉर्म है बेटा, ठीक है। और सार्क को जो छोटा रूप हिंदी का है उसको दक्षिण कहते हैं और इसका फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का सहयोग संगठन। अब मैं आपको इसको बता देता हूँ अच्छे से, मैं यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे करने का कोई मतलब नहीं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं SAARC, सार्क, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है, फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है, फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। यानी कि अच्छा, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वह क्या होता है? हिंदी में इसका शॉर्ट फॉर्म होता है दक्षेस और अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म होता है सार्क। इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा हिंदी में क्या हो जाएगा? दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का सहयोग संगठन। अब ध्यान से समझना प्यारे साथियों, अब ध्यान से जो है कि इसको आप समझने की कोशिश करिएगा सार्क के बारे में, ठीक है ना। अब ध्यान देना प्यारे साथियों, सबसे पहली बात करेंगे जो सार्क है इसकी स्थापना, सार्क के बारे में हम बात करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुआ था। दूसरी बात करेंगे यानी कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि स्थापना के समय कितने देश थे, स्थापना के समय देश कितने थे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे करंटली कितने मेंबर हैं, यानी कि वर्तमान में कितने देश हैं, करंटली मेंबर कंट्रीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बात समझ गया ना? हाँ, इतने बारे में बात करेंगे। तो अगर हम बात करेंगे इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था साथियों, तो आपका उत्तर हो जाएगा 8 दिसंबर 1985 को। स्थापना के समय में इसमें कुल कितने देश थे, तो 7 थे। अभी वर्तमान में कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं। कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर हम बात करें इसमें जितने भी देश हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ तो मैं भूल गया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है साथियों, इसका हेडक्वार्टर, ठीक है, यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो प्यारे साथियों इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है काठमांडू। कहाँ पे है, काठमांडू। और काठमांडू कहाँ है प्यारे बच्चे, तो काठमांडू है नेपाल में। कहाँ पे है, काठमांडू कहाँ है, नेपाल में, ठीक। तो मैंने बताया कि स्थापना के समय में कितने देश थे, 7 था। अभी वर्तमान में कितना हो गया, 8 हो गया, 8 कंट्रीज हो गए। तो आइए जान लेते हैं हम लोग जान लेते हैं कि वे सभी कंट्रीज कौन कौन से थे, वे सारे कंट्रीज कौन कौन से थे। तो आइए यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। आइए मेंशन करते प्यारे बच्चे, ठीक है। देखिए सबसे पहले किसको मेंशन करेंगे, तो सबसे पहले मेंशन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक ट्रिक लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए, ताकि आपको क्या हो जाए, बहुत ही अच्छे से याद हो जाए प्यारे साथियों, ठीक है। बहुत अच्छे से मैं आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे एक ट्रिक लिख रहा हूँ, MBBSPAIN, MBBS पेन, MBBS का पेन, ठीक है। MBBS पेन से ही क्या कर लेंगे आप, सारे के सारे चीज़ों को आप याद कर लेंगे, यानी कि सभी देशों को क्या कर लेंगे आप, इसी ट्रिक के माध्यम से बेटा क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। यह क्या है बेटा, यह एक ट्रिक है, यह क्या है, ट्रिक है याद करने का, ठीक है। ये क्या है, ट्रिक है। अब अगर ट्रिक है तो कैसा ट्रिक है मैं आपको बता देता हूँ। MBBSPAIN, ठीक है। ध्यान देना प्यारे बच्चे, आप सब लोग ध्यान देना। M का मतलब हो जाएगा मालदीव,
ठीक है। एम का मतलब क्या हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, एम का मतलब मालदीव होगा, म्यांमार नहीं होगा, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया कि म्यांमार जो साउथ एशिया का देश नहीं है, ठीक है। तो मालदीव हो जाएगा। बी से क्या हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, बी से क्या हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। और दूसरे बी से क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, बांग्लादेश हो जाएगा। एस से क्या हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, एस से हो जाएगा श्रीलंका। और पी से क्या हो जाएगा, पी से हो जाएगा पाकिस्तान। क्या हो जाएगा बच्चे, पी से क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। ए से क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान। ए से क्या हो जाएगा बेटा, अफगानिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, ठीक। फिर बात करें आई से, तो आई से अपना इंडिया हो जाएगा, यानी कि भारत हो जाएगा बेटा। और एन से क्या हो जाएगा, एन से नेपाल हो जाएगा, ठीक। अब एक बात ध्यान देना प्यारे बच्चे, एक बात आप ध्यान देना यहाँ पे बहुत अच्छे से समझिएगा। ये जो आपका अफगानिस्तान है, ये जो आपका अफगानिस्तान है, ये कब इंक्लूड हुआ, तो ये इंक्लूड होता है 2007 में। 2007 में शामिल होता है। कौन भाई, अफगानिस्तान, ठीक है। तो अफगानिस्तान क्या होता है, अगर आपसे पूछे कि शुरुआत में 7 देश कौन थे, तो अन्य को बता करके अफगानिस्तान छोड़ दीजिएगा, ठीक। अगर पूछे अफगानिस्तान सार्क में कब इंक्लूड हुआ, तो 2007 में इंक्लूड होता है, 2007 में इंक्लूड होता है, यानी 2007 में शामिल होता है, ठीक। याद करने का ट्रिक है आपका MBBS पेन, ऐसे क्या हो जाएगा, आपका पूरा सार्क आपको याद हो जाएगा, यानी कि जो सार्क कंट्रीज है, जो दक्षिण है, ये आपको अच्छे से बेटा यहीं पे याद हो जाएगा। बात समझ गया ना, आइए इतनी बातें क्लियर होगा, सभी को क्लियर है ना। तो देखिए बेटा, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ, अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा, क्लास कैसी लगी, क्लास के बारे में मुझे जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हो गई, ये तो वही चीज़ है, ठीक है। अब ध्यान देना, कह रहा है कि हाँ, द मेंबर countries of SAARC signed the South Asian Free Trade एरिया एग्रीमेंट, यानी कि ये जो सार्क के कंट्री होते हैं एक और एग्रीमेंट करते हैं जिसका नाम होता है साप्टा। और ये एग्रीमेंट होता कब है, 2002 में होता है। और इस एग्रीमेंट, दिस एग्रीमेंट वाज साइंड इन 2004, यानी कि इस एग्रीमेंट पे साइन कब होता है, 2004 में होता है। एंड इट बिकम इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2006 से, ठीक है। तो एक बात ध्यान देना बेटा, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सार्क के देश है, ठीक है, ये क्या करते हैं, एक ट्रीटी करते हैं जिसका नाम है साफ्टा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे कहूँ, दिख रहा है ना साफ्टा, अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। ये जो साफ्टा है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो बेटा ये जो साफ्टा था, ठीक है, कहाँ गया, हाँ ठीक है, साप्टा के लिए एग्रीमेंट, ठीक है, साप्टा के लिए एग्रीमेंट कब हुआ ये पूछ लेगा। फिर साप्टा के लिए ओनली 5 मिनट्स, साप्टा के लिए एग्रीमेंट, ठीक है। इसके बाद बेटा एग्रीमेंट के साथ साथ क्या पूछेगा आपसे, आपसे पूछ लेगा कि साइन कब हुआ, ठीक है, साइन कब हुआ यानी कि सिग्नेचर कब हुआ। उसके बाद आपसे पूछेगा कि यह अफेक्टिव कब से हुआ, यह अफेक्टिव कब से हुआ यानी कि प्रभाव में कब से आया। तो इसके बारे में आपको 3 डेट याद रखनी है, ठीक है, बात समझ गया ना। अगर आपसे पूछता है कि एग्रीमेंट कब होता है इसके लिए, तो आपको उत्तर करना है 2002 में। अगर आपसे पूछता है कि इस एग्रीमेंट यानी साप्टा एग्रीमेंट पे साइन कब होता है, तो 2006 में होता है। अगर आपसे 2004 में होता है। और अगर आपसे पूछे कि यह अफेक्टिव कब हुआ, कौन साप्टा अफेक्टिव कब हुआ, तो 2006 में, 1 जनवरी 2006 में होता है। अच्छा, ये जो साफ्टा था इसका फुल फॉर्म क्या है बेटा, इसका फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता दिया, क्या था, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट, ठीक है, क्या है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट। अच्छा ध्यान रखना, ये क्यों बनाया क्यों गया था, तो इस समझौते का जो लक्ष्य बेटा, इन देशों के बीच, इन मतलब सार्क देशों के बीच आपसी व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्कों को कम कर दिया जाए। और इस प्रकार से भारत सोचता है कि साप्टा के इस क्षेत्र के हर देश को फायदा होगा, यानी साप्टा से क्या होगा, इस क्षेत्र के सभी देशों को क्या होगा, फायदा होगा। और क्षेत्र में मुक्त व्यापार बढ़ने से राजनीतिक मसलों पर सहयोग ज्यादा होगा, यानी कि द एम ऑफ दिस एग्रीमेंट इज टू रिड्यूस द कस्टम्स ड्यूटी ऑन म्यूचुअल ट्रेड बिटवीन दिस कंट्री। और कह रहा है कि इसका जो
मेन लक्ष्य, मेन उद्देश्य है इन देशों के बीच क्या करना है, सीमा शुल्क को कम कर देना है। यानी जो सार्क के कंट्रीज है इनके बीच का जो कह लीजिए कि टैक्स लगता है, सीमा शुल्क लगता है, उसको क्या कर दिया जाए, काफ़ी कम कर दिया जाए। और इंडिया थिंक दैट एवरी कंट्री इन दिस रीजन विल बेनिफिट फ्रॉम साफ्टा। और कह रहा है कि भारत का सोचना है कि साफ्टा से क्या होगा, यानी फ्री ट्रेड एरिया, ये जो फ्री ट्रेड एरिया वाला एग्रीमेंट हुआ है, इससे क्या होगा, इस क्षेत्र के सभी देशों को क्या होगा, फायदा होगा, ऐसा मानना है भारत का। एंड विद द इंक्रीज इन फ्री ट्रेड इन दिस रीजन, ठीक है, कोऑपरेशन ऑन पॉलिटिकल इशू विल बी बेटर। और कह रहा है कि इससे क्या होगा, जो साउथ एशिया के कंट्रीज हैं इनके बीच जो कोऑपरेशन होगा, जो सहयोग होगा, वो क्या होगा, काफी सकारात्मक होगा। कैसा सहयोग, पॉलिटिकल सहयोग भी क्या होगा, काफी सकारात्मक होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या होता है, ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश होता है। यानी आफ्टर द कोल्ड वार अमेरिकन इन्फ्लुएंस इन साउथ एशिया हैज ग्रोन रैपिडली एंड अमेरिका हैज इम्प्रूव्ड इट्स रिलेशन विथ बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर द कोल्ड वार। यानी कि शीत युद्ध के बाद क्या होता है, दक्षिण एशिया में अमेरिका का प्रभाव काफी तेजी से होता है। और अमेरिका ने क्या किया शीत युद्ध के बाद, और शीत युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों से क्या किया है, अपने संबंध को बेहतर किया है। फिलहाल हमको जितना जानना था हम लोगों ने देख लिया, पढ़ लिया और अच्छे से समझ लिया। ठीक है, तो साथियों, प्यारे बच्चों, जितना हम लोगों ने पढ़ा है, वीडियो आपको कैसा लगा, क्लास आपको कैसा लगा, क्लास के बारे में हमको अपने विचार को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डिस्क्राइब कीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो थोड़ा टाइप करिएगा, नहीं लगा हो तो वो भी हमको बताइएगा, हम दोनों के लिए सहमत हैं। ठीक है, अच्छा, अगला जो क्लास आएगा इसी चैप्टर के जितने PYQs है उसके माध्यम से हम क्या करेंगे, जितने भी CUT के PYQs है उसको क्या करेंगे, कवर करेंगे, और PYQs के माध्यम से पूरा चैप्टर क्या कर लेंगे, हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो एक वीडियो आएगा वो आएगा 12th बोर्ड वालों के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।